एक स्टॉक की तरफ एक नजर डाल लेते हैं। इनफैक्ट मनन बेरिंग इनफैक्ट आपको बताया गया था यहाँ पे 2 दिन पहले ऑन अर्निंग्स और यहाँ पे लेकर एक अच्छा एंड टुडेस पोस्ट एक्सीलेंट अर्निंग्स एक मनन बेरिंग में एक ट्रेंड देखने मिला है। इनफैक्ट मनन बेरिंग से अगर एक चार्ट अगर हम पुल आउट कर लेते हैं तो उसमें क्लियरली एक ट्रेंड विजिबल है। हमने आपको 2 दिन पहले नतीजों की उम्मीद से 12 बजे के शो में इनफैक्ट आपको बताया भी था और यहां से लेकर वी हैव आस्क्ड यू टू कीप एन आई ऑन इट। और मनन बेरिंग्स 80.65 विद 70% हायर ट्रेड करते हुए मनन बेरिंग्स ऑन द बोर्सेस। और सौरभ योर क्विक रिएक्शन, मनन बेरिंग्स 80.65 के रेट पर ट्रेड हो रहा है, 17% हायर। फंडामेंटली कितना स्ट्रेंथ है स्टॉक में, आपकी क्या रिकमेंडेशन है मनन बेरिंग पर? मनोज जी माफ़ कीजिए, इस स्टॉक को मैंने अभी रिसेंटली ट्रैक नहीं किया है जी। एनीवेज, तो ये आपको सेगमेंट दिया गया था। विवेक, योर क्विक रिएक्शन। मनन बेरिंग टेक्निकली काफ़ी बुलिश है। 55 से लेकर 70 की रेंज में काफ़ी टाइम कंसोलिडेट होने के बाद 70 के ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया है। मुझे लगता है ऊपर में 85 शॉर्ट टर्म में और ओवरऑल 92 तक के भी लेवल्स देखे जा सकते हैं। तो डेफिनेटली जो इन्हें बाइंग करके रखें, फिलहाल होल्ड करके रखें, इस ट्रेंड को राइड करें। ऊपर में 92 तक के लेवल्स तक भी देखे जा सकते हैं इसमें। तो आपको ये शेयर बताया गया था 68 रुपीज़ के आसपास आपको बताया गया था, और बताया गया था नतीजों से उम्मीद में 2 दिन पहले 12 बजे के शो में, और एक अच्छे नंबर्स की उम्मीद भी बताई गई थी। इसमें ना केवल अच्छे नंबर आए हैं बल्कि बोनस भी आया है। हर 5 शेयर के बदले में 1 शेयर देने का बोनस भी कंपनी ने घोषणा की है, इसीलिए रिएक्शन है 18% ऊपर शेयर कामकाज कर रहा है। चलिए अब बातचीत करेंगे एक और ख़ास मेहमान से। ख़ास तौर से जिस तरह से पहले बातचीत करने से पहले वही PSU बैंक देख लेते हैं। पूरे PSU बैंक में एक ज़ोरदार बाइंग देखने को मिल रही है। एक एक करके सभी शेयर आप देखें, चाहे केनरा बैंक हो, BOB हो, PNB हो, यूको बैंक हो, देना बैंक हो, यूनियन बैंक हो, सब में बाइंग है। SBI, BOB, यूनियन बैंक, IDBI सभी आपके सामने हैं। 1 से लेकर 6% तक की बढ़त है। इसके अलावा विजया बैंक या फिर यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये कुछ और ऐसे बैंक हैं जहाँ पर एक जोरदार सिंडिकेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, यूको बैंक, विजय बैंक, इन सब में भी करीब 1 से लेकर 3% तक की बढ़त देखने को मिल रही है। हमारे साथ इंडिया रेटिंग्स की मैनेजमेंट मौजूद है बातचीत करने के लिए। सबसे अहम चीज़ तो सर, जिस तरह नतीजों का सीज़न शुरू हो चुका है और ऐसे में बैंकिंग सेक्टर के अंदर एक ज़ोरदार तेज़ी की उम्मीद भी या ऐसी एक अच्छे नंबर्स की उम्मीदें भी हैं, तो काफ़ी निगाहें भी इसके ऊपर टिकी हुई हैं। सरकारी बैंकों के नतीजे कैसे रहेंगे और इनकी जो दिक्कतें हैं खासतौर से NPS को लेकर या बाकी जो इशूज़ हैं उसके साथ आप क्या कहते हैं? हमारे साथ मिस्टर अभिषेक भट्टाचार्य। मिस्टर भट्टाचार्य, आप क्या मानते हैं इसके ऊपर? हमारे रिपोर्ट में हम करीब 2-3 चीज़ें कह रहे हैं। सबसे पहले हम ये कह रहे हैं कि अभी जितना भी कैपिटल अवेलेबल है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए, वो सिर्फ शायद अगले 3 साल तक 8 से 9% का ग्रोथ सपोर्ट कर सकता है, और शायद उससे भी कम। तो हम ये कह रहे हैं इस बार कि अब तक लास्ट 20 साल में शायद ये ऐसा फेज़ है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स का ग्रोथ सबसे कम हो सकता है। 8 से 9% केगर 3 साल के लिए हमने शायद लास्ट 20 साल में कभी नहीं देखा। और अगर इस सिचुएशन एड्रेस नहीं किया जाता है, अगर और कैपिटल अवेलेबल नहीं होता है बियॉन्ड जो ऑलरेडी इंद्रधनुष के अंडर आ रहा है, तो डेफिनेटली ये इम्पैक्ट इकोनॉमी को फील हो सकता है। पर हम ये पॉइंट कह रहे हैं कि जैसे FY17 में डिमांड भी कम है और सप्लाई भी कम है, तो उतना ज़्यादा शायद पिंच ना हो। बट अगले 2 साल तक अगर ये कैपिटल सिचुएशन एड्रेस नहीं होता है तो रियली इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये एक बड़ा खतरा बन सकता है। श्योर अभिषेक, वेरी क्विकली आपको क्या लगता है कि सरकारी बैंकों की पूंजी और NPS से रिलेटेड कंसर्न्स से कैसा निपटा जाए और कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए इन दैट रिगार्ड्स? 2 चीज़ें हैं। एक तो ऑफ कोर्स कैपिटल बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की प्रॉब्लम है कि आज उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम है। अगले साल भी हमारा एक्सपेक्टेशन है कि वो बहुत वीक रहेगा, क्योंकि जितने भी NPA उन्होंने ये RBI के AQR के अंडर रिकॉग्नाइज किए हैं, काफ़ी सारे डायरेक्टली 1 या 2 साल पुराने बकेट में हुए हैं। और जब कोई भी NPA एक से दूसरे बकेट में मूव होता है तो उसका प्रोविज़न बढ़ता है, तो उसका इम्पैक्ट अगले साल भी रहेगा और प्रॉफिट्स पे अगले साल भी प्रेशर रहेगा। शायद 3-4 बैंक्स अगले साल भी लॉस रिपोर्ट करें। सो ऑफ कोर्स कैपिटल के लिए एक तो चाहिए कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो, उसके लिए ये चाहिए कि उन बैंक्स का गवर्नेंस अच्छा हो, फोकस बॉटम लाइन पे हो। बट एक दूसरा पार्ट भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि बैंक्स को 81 बॉन्ड्स भी मार्केट से उठाने हैं। एक बड़ा रिक्वायरमेंट 81 बॉन्ड्स का है, और 81 बॉन्ड्स लास्ट जबकि हमारी ज़रूरत
करीब 1 लाख करोड़ के आसपास है। अब तक शायद सिर्फ 20,000 करोड़ भी मार्केट से रेज नहीं हुए हैं, क्योंकि इशू ये है कि जो पेंशन फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज जो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनको रेटिंग लेवल पे कंस्ट्रेंट्स हैं। इस बॉन्ड्स का सेकेंडरी मार्केट उतना एक्टिव नहीं है। ये सब परपेचुअल बॉन्ड्स हैं जो कि इमीडिएटली आप लिक्विडेट नहीं कर सकते हैं। तो ये काफ़ी चीज़ों को एड्रेस करना ज़रूरी है कि अगर 81 बॉन्ड्स का मार्केट पिकअप नहीं होता तो बैंक्स के लिए कैपिटल रेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ओके, आपसे आगे बातचीत जारी रखेंगे मिस्टर भट्टाचार्य, लेकिन इस बीच एक नंबर्स आए हैं। नंबर्स हैं मुथूट कैपिटल के, जहाँ पे प्रोविजनिंग स्लाइटली बड़ी है, 5.5 करोड़ से 7 करोड़ आई, लेकिन नंबर मुनाफे के फ्रंट पर या फिर आय के फ्रंट पर, दोनों ही आधार पर कंपनी के नंबर जो है वो अच्छे ही दिखाई पड़ रहे हैं। प्राइमा फेसी मुनाफा 3.5 करोड़ से बढ़कर 4.5 करोड़ रुपए ये मुनाफे फ्रंट पे फिगर आया वाई बेसिस पर, और आय फ्रंट पर भी जो आंकड़ा आया है उसमें भी कुछ सुधार ही देखने को मिला है। करीब 50 करोड़ से बढ़ के 64 करोड़ रुपए आय बढ़ते हुए दिखाई पड़ी, यानी करीब 15 से 20% की आय के अंदर एक इजाफा देखने को मिला। और मुनाफे फ्रंट पे भी जो फिगर उसमें वो सुधार है। हालांकि प्रोविजनिंग थोड़ी बड़ी है, शायद इसीलिए एक टिक आया, अपटिक दिखाया 5-5.5% का स्पाइक, और उसके बाद कुछ मुनाफा वसूली आई है, लेकिन अभी भी 4% ऊपर शेयर कामकाज कर रहा है। तो नंबर शायद अनुमान से बेहतर हैं और अच्छे आंकड़े हैं, और इसी वजह से इस शेयर में कुछ एक तेजी भी देखने को मिल रही है। तो आपके सामने मुथूट कैपिटल के सबसे पहले आप नंबर देख पा रहे हैं सिर्फ जी बिजनेस पर, और दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही मुथूट कैपिटल का शेयर कामकाज कर रहे हैं। अभिषेक जी, लौटते हैं वापस नंबर्स के ऊपर, क्योंकि बैंकिंग स्पेस में बहुत ज़्यादा ट्रबल्स हैं एनपीएस को लेकर, प्रोविजनिंग को लेकर। पहली तिमाही के नंबर्स के लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, कैसे नंबर रह सकते हैं? हालांकि हम क्वार्टरली रिजल्ट पे डायरेक्टली तो स्पेकुलेट नहीं करते हैं, बट ये मैं कह सकता हूँ जो कि हम ओवरऑल कह रहे हैं, क्रेडिट कॉस्ट्स अभी भी थोड़े भारी रहेंगे। AQR के बाद भी काफ़ी सारे बैंक्स के कुछ अकाउंट्स रहेंगे जिन पे प्रोविजनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। सो जनरली तो सेंस यही है कि पहला क्वार्टर वीक ही रहेगा। ग्रोथ के मामले में भी पहला क्वार्टर हमेशा वीक रहता है। सो न लोन ग्रोथ भी ज़्यादा नहीं हुआ है, प्लस क्रेडिट कॉस्ट का भी कुछ प्रोविजनिंग इम्पैक्ट रहेगा। तो हालांकि लास्ट क्वार्टर में जो आपने बहुत हेवी लॉसेस देखे थे वो शायद सिचुएशन ना हो, बट फिर भी ऐसा हो सकता है कि कुछ बैंक्स को दिक्कत आएगी प्रॉफिट्स अच्छे दिखाने में। श्योर, इनफैक्ट बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक हमसे बात करने के लिए, और जी बिजनेस को आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डेंजर जोन में इतना ही। इनफैक्ट विवेक गुप्ता, थैंक यू सो मच, एंड सौरभ, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो, और जी बिजनेस को आपका समय देने के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। नमस्कार। नमस्कार।